आज हम समझने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। क्वाड्रिलेटरल्स 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है रेक्टेंगल। अभी हम रेक्टेंगल को समझने वाले हैं। रेक्टेंगल, इसे हिंदी में आयत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयत। रेक्टेंगल के बारे में एग्जांपल दे तो जैसे हमारा रजिस्टर का पेज है, वो हो गया एग्जांपल। मोबाइल है, वो हमारा एग्जांपल है। जो हमारा बोर्ड होता है, स्कूल का बोर्ड या कोचिंग्स का बोर्ड, वो हो गया। ये है रेक्टेंगल या आयत के कुछ एग्जांपल। अब बात करते हैं रेक्टेंगल जो इस तरह से दिखेगा। इसमें अपोजिट साइड है, इसे हमने लेंथ बोला, और ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ। रेक्टेंगल के शेप में अपोजिट साइड से जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो बराबर होंगी, ओके, और साथ ही समांतर होंगी। इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल। अपोजिट लाइंस जो है पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये लाइन इसके बराबर होगी और ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी या समांतर भी होगी। चलिए ठीक है, यहां तक हो गए। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें 4 एंगल होते हैं और चारों ही आपस में बराबर होते हैं 90 डिग्री के। इसमें 4 एंगल्स हैं, ये रहे चारों एंगल्स। ये चारों ही 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होता है। चारों ही बराबर होंगे 90-90 के। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसमें 2 विकर्ण मतलब डायगोनल्स। इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इसे कहते हैं अपोजिट पॉइंटों के बीच की डायरेक्शन को, डिस्टेंस को। तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा। ये 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। थोड़ा और डीप जाया जाए कि 2 डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूलेस पर। चलिए, पहला रेक्टेंगल का एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, बात करें आगे पेरीमीटर पर या परिमाप पर। पेरीमीटर या परिमाप। तो पेरीमीटर या परिमाप का मतलब होता है इस जिस भी शेप को बनाने में हमें जितना चलना पड़ता है उसे ही हम परिमाप कहेंगे। जैसे बनाने में हमें कितना चलना पड़ा, यहां से पहले एल चले, फिर बी चले, और फिर एल चले, और फिर बी चले। मतलब 2 बार हम एल चलना पड़ा और 2 बार हमें बी चलना पड़ा। तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 2 को हमने कॉमन लिया, एल प्लस बी। तो यहां पर ये पेरीमीटर निकलकर आ गया। चलिए ठीक है, पेरीमीटर भी निकल के आ चुका है। अब बात किया जाए आगे डायगोनल पर या विकर्ण पर। विकर्ण, ठीक है, तो विकर्ण निकालेंगे। ये विकर्ण होता है, ये क्या होता है? विकर्ण। इसे भी प्रूव करने वाले हैं। क्या मान लिया? डी। चलिए, तो विकर्ण को प्रूव करने वाले हैं। क्या यहां पर ये 90 डिग्री है? बिल्कुल है। 90 डिग्री में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हमें पता है। तो इस ट्रायंगल में, क्या ये ट्रायंगल देख पा रहे हो? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो कि क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस कैसे पता चलता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। तो ये रहा हाइपोटेनियस। तो बनाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये आ गया। स्क्वायर को हम उस साइड डालेंगे तो d बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया हमारा डायगोनल। काफी सिंपल। रेक्टेंगल में 3 तरह के फॉर्मूले रहने वाले हैं, तीनों को हम कर चुके हैं। तीनों को प्रूफ के साथ हमने किया। कोशिश करिए आपकी प्रूफ के साथ ही चीजों को करना पड़े तो सबसे बेस्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में सेकंड है स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एग्जाम्पल के लिए कैरम बोर्ड हो गया, चेस वाला बोर्ड हो गया, लूडो वाला बोर्ड हो गया, इस तरह से। ये शेप का दिखता है, जिसमें चारों ही साइडें बराबर होती है, इक्वल होती हैं। चारों ही साइडों को हमने ए बोल दिया। ओके, इसकी स्पेशलिटी की बात की जाए तो इसमें चारों साइड्स बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये और ये चारों ही बराबर होगी। चारों ही एंगल्स, कॉर्ड बराबर होते हैं। ये सारे जो कॉर्ड हैं वो सभी बराबर हैं 90 डिग्री के। कितने के हैं? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। ओके,
इसमें दो डायगोनल्स होते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं। ये रहा पहला डायगोनल एंड ये रहा दूसरा डायगोनल, ये दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं। एक और बात, इन डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, यहां पर सारी बात हो चुकी है, आगे फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा एरिया, जो रेक्टेंगल में किया था वही यहां पर होने वाला है। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है ए, इंटू ब्रेथ कितनी है ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। तो यहां एरिया आ चुका है आपका ए स्क्वायर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं पेरीमीटर पर, परिमाप पर। परिमाप होता है आपका डायग्राम को बनाने में जितना चलना पड़े उसे परिमाप कहेंगे। तो यहां से चले ए, फिर ए, फिर ए और फिर ए, मतलब 4 बार ए चले, परिमाप हो गया। अब बात किया जाए डायगोनल्स पर, तो डायगोनल्स पर आ जाते हैं। तो डायगोनल्स का पहले तो प्रूफ ही लगाएंगे हम, यहां पर ये रहा डायगोनल्स पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, ठीक है। डायगोनल्स का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, डायगोनल्स का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मिलकर हो गया 2a स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ यहां पर कराते हैं। डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और स्क्वायर को हम इस साइड डालेंगे तो ये बन जाएगा रूट। और रूट कहता है कि अंदर अगर कोई दो नंबर सेम है तो उसमें से एक आ जाएगा बाहर, तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा जबकि ये बाहर नहीं आ पाएगा। इस तरह से डायगोनल का भी फॉर्मूला बन जाता है, डी बराबर रूट में रूट 2 इंटू ए या इंटू साइड। तो यहां पर फॉर्मूले हम बना चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे फॉर्मूले को। ये रहा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप 4 इंटू ए, स्क्वायर का डायगोनल या विकर्ण लिख देते हैं विकर्ण, तो ये विकर्ण है और ये आपका परिमाप है। ओके, तो डायगोनल का पूछा जाएगा तो डायगोनल बराबर रूट 2 इंटू साइड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम पैरेललोग्राम को समझने वाले हैं और उसके साथ ही रोम्बस को समझेंगे। काफी सिंपल है। हमें सबसे पहले तो ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल 5 तरह के होते हैं, जिसमें से हम 2 कर चुके हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल को जब कोनों से पकड़कर खींचते हैं, यहां से और यहां से पकड़कर खींचते हैं तो बनता है पैरेललोग्राम। इन दोनों पॉइंट से मिलकर खींचेंगे तो कुछ क्या इस शेप का दिखेगा, क्या इस शेप का बनेगा ये शेप? बिल्कुल, तो इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम। ओके, तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन को लिख लेना कि रेक्टेंगल को, और यहां पर लिख लेना, ठीक है, रेक्टेंगल को कोनों से पकड़कर खींचने पर पैरेललोग्राम बनता है। इसी हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, इसी के साथ ही स्क्वायर को जब कोनों से पकड़कर खींचते हैं तो बनता है रोम्बस। बिल्कुल इसी शेप का वो बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप कि स्क्वायर को कोनों से पकड़कर खींचने पर रोम्बस बनता है। ठीक है, बात किया जाए आगे इसके एरिया पर, एक ही फॉर्मूला है। तो ये इसका बेस हो गया जिसे हमने बी बोला, और ये इसकी हाइट हो गई जिसे हमने एच बोला। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और इसमें पढ़ने लायक कुछ भी और ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, अब बात करें रोम्बस पर। ठीक है, तो रोम्बस के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी कुछ फॉर्मूलेज हो जाएंगे। एरिया, एक तो सेम फॉर्मूला बैठेगा। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कई फॉर्मूले बनेंगे। ओके, और जैसे कि समझ सकते हैं कि रोम्बस जो है स्क्वायर को कोनों से पकड़कर बना है। ठीक है, अगर इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं तो इसमें भी चारों साइडें इक्वल होंगी। तो ए और ये भी ए हो गया। और रोम्बस के बारे में ऐसा करते हैं, रोम्बस के बारे में और ढंग से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो नए बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो उतार लीजिए आप लोग। उससे पहले पैरेललोग्राम में हम कुछ ये समझ लेते हैं उसके डायग्राम के बारे में। देखिएगा,
इसमें अपोजिट साइडें बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये इसके बराबर होगा एंड ये इसके बराबर होगा और पैरेलल भी होगा। इसमें एंगल के बारे में बात किया जाए तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर इस एंगल को हमने मान लिया ए, तो ये एंगल भी ए होगा। और अगर ये एंगल मान लो 50 डिग्री है, 50 में 90 से ऊपर ही बैठेगा, 100 डिग्री मान लो, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। कहने का मतलब है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बात किया जाए डायगोनल्स के ऊपर, तो इसमें दो डायगोनल्स होते हैं। ये रहा फर्स्ट डायगोनल्स एंड ये रहा सेकंड डायगोनल्स। दो डायगोनल्स होते हैं लेकिन दोनों ही छोटे बड़े होते हैं। देख सकते हैं ये वाला हमें बड़ा लग रहा है और ये वाला हमें छोटा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम्बस पर ही, रोम्बस में ही एरिया का एक और फॉर्मूला होता है। जैसे यहां देखना, ये हो गया D1 पहला डायगोनल। पहले विकर्ण को हमने D1 नाम दिया, इसे D1 नाम दिया, और इसे हमने बोला D2 दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D1 और ये हो गया हमारा D2। ठीक है, तो एरिया का एक और फॉर्मूला रहा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये भी याद कर सकते हैं हम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हम खुद बनाने वाले हैं। जैसे यहां देखो, एक बात और बता दें कि D1 और D2 जो एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर जो काटता है, क्रॉस मारता है, वहां से वो बीचों बीच क्रॉस मारता है। कहने का मतलब अगर D1 10 है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, मतलब आधा हो जाता है। ये पूरा D1 है तो आधा कितना हो जाएगा, D1/2। ऐसे ये D2 है तो आधा कितना हो जाएगा, D2/2, मतलब हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमें पता है कि रोम्बस के बीच का, डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। और हमें अच्छे से पता है कि 90 डिग्री जिस ट्रायंगल पर बनता है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, इसकी साइड को भी कुछ नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पर इसकी साइड को ए मान लिया और यहाँ पर लगने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ये बन चुका है हमारा एक और फॉर्मूला। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने देख चुके हैं रोम्बस में कुछ 3 तरह के फॉर्मूले होंगे। एक होगा एरिया का, जब भी बेस और हाइट दिया जाएगा और एरिया निकालना है तो ये लगेगा। जब भी दोनों डायगोनल्स दिए गए हैं और एरिया निकालना है तो ये वाला लगेगा। और जब भी साइड और डायगोनल्स के बीच का रिलेशन पूछा जाए, कहने का मतलब है D1 और D2 दिया गया है और साइड निकालनी है, या साइड और D1 दिया गया है, D2 निकालनी है, तीनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पर। लास्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा ट्रेपेजियम, जिसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम, पांचवा। इसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यह कार जैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, कार जैसा। इसका एक पेयर समांतर मतलब पैरेलल होता है लेकिन छोटा बड़ा होता है। यहां देखें, ये जो है एक जो पेयर है, एक जो जोड़ा है, वो छोटा बड़ा है लेकिन पैरेलल है। छोटा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन दोनों ही पैरेलल हैं। इसके नाम रख देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे यहां पर ए और बी समांतर भुजाएं, पैरेलल साइड हैं, पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तो यहां पर ये दोनों ही पैरेलल्स हैं। एंड एच क्या है यहां पर, हाइट, ऊंचाई। तो ये हो गया आपकी हाइट एच। ठीक है, बात किया जाए यहां पर इसके एरिया के बारे में, तो एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो ये ए है और ये बी है, समांतर भुजाओं का योग अपॉन 2
इंटू हाइट, ऊंचाई। तो ये आ गया आपका एरिया का फॉर्मूला। केवल इसमें यही है, यही करना है। यहां पर हमारा क्वाड्रिलेटरल फिनिश्ड होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, लास्ट क्वाड्रिलेटरल पर बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रेपेजियम। इसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यह कार जैसा दिखता है, शेप कुछ इस तरीके का है इसका। ओके, चलिए, इसका एक पेयर समांतर या पैरेलल होता है लेकिन छोटा बड़ा होता है। ये जो पेयर है, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों, ये छोटे बड़े हैं। ये वाला आपका बड़ा साइड है और ये वाली आपकी छोटी साइड है, लेकिन दोनों ही पैरेलल हैं। ओके, ए और बी यहां पर पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, यहां पर जो एच है उसे हाइट कहा गया है। जो एच है वो क्या है? हाइट। ठीक है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाओं का योगफल ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू हाइट, ऊंचाई। तो ये हो गया एरिया का। यहां पर हमारे क्वाड्रिलेटरल फिनिश्ड होते हैं, 5 तरह के ही होते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। इसे हिंदी में वृत्त कहेंगे। ये कुछ इस शेप का दिखता है। एग्जाम्पल के लिए रोटी हो गया, सिक्का हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल। इसके बीच वाले को हम केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर। सेंटर से बाहर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे, त्रिज्या, हिंदी में त्रिज्या। तो यहां पर आर बराबर त्रिज्या। ओके, त्रिज्या। त्रिज्या के डबल को, त्रिज्या के डबल को हम डायमीटर या व्यास कहते हैं। ठीक है, आगे बात करी जाए इनका क्षेत्रफल, एरिया के बारे में। एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिए। अगला है इसका सरकमफ्रेंस या परिधि, परिधि या सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहां पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, या डिवाइड देकर लिखोगे तो होती है 3.14। ओके, तो यहां पर हमें ध्यान में क्या रखना है? एरिया पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। ठीक है, थोड़ा एक बार रिपीट करना चाहेंगे। वृत्त, बीच वाले पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं। केंद्र से बाहर तक की डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या के डबल को हम व्यास कहते हैं। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर, एंड पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहां पर सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पर। बात किया जाए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हो गया सेंटर। सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस को हमने रेडियस कहा, एंड रेडियस के डबल को हमने डायमीटर या व्यास कहा। इसका एरिया के बारे में बात किया जाए, एरिया होता है आपका, सर्कल का एरिया क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हाफ हो चुका है तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे पेरीमीटर के बारे में, सरकमफ्रेंस या परिधि। बात की जाए परिधि, तो हमें पता है कि पूरे सर्कल की परिधि होती थी 2 पाई आर, राइट। लेकिन सर्कल आधा हो चुका है तो आधे की परिधि हो जाएगी, आधे की हो जाएगी परिधि, अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आधा पाई आर। ठीक है, यहां देखते हैं, यहां देखो, ध्यान समझ में आएगा। जब ये सर्कल 2 पाई आर है और आधा कितना हो जाएगा? ये आधा तो हो जाएगा पाई आर। लेकिन काटने के वजह से ये डिस्टेंस बढ़ गई। अगर गौर करोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है ना? ये डिस्टेंस हमारी बढ़ चुकी है, तो ये भी तो प्लस होगी, ये डिस्टेंस भी तो प्लस होगी काटने के वजह से। और ये कितनी है? ये है r एंड ये है r, तो टोटल कितना हो गया? 2r। तो यहाँ पर 2r भी प्लस हो जाएगा। कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ पर r कॉमन आ रहा है,
पाई प्लस 2। ये बन गया आपकी परिधि का फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर एरिया हो गया, परिधि हो गया।